ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम पे हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें से एक है इनकम स्टेटमेंट, एक है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में बहुत टाइप की आती हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो दो अकाउंट हैं। एक है ट्रेडिंग अकाउंट और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट के नाम पे हमारे पास है बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल लेजर अकाउंट्स हैं, तो इनकी एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, इसीलिए बैलेंस शीट की कोई भी डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होगी। बैलेंस शीट की दो साइड्स में, एक साइड एसेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है अब ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है वो बेसिकली बनता है कि जो भी बिजनेस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है, मतलब जो स्टॉक खरीदता है और स्टॉक बेचता है, उनके लिए बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो जब भी कोई बिजनेस का एक नया ईयर स्टार्ट होता है, मान लो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। इससे पहले भी एक ईयर होगा, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। ठीक है, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस साल की, ये हमारा करंट ईयर है। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। अब मान लो कि ओपनिंग स्टॉक था 5,000 यूनिट्स का। जब हमारा ये नया ईयर स्टार्ट हुआ तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था बेसिकली 5,000 यूनिट्स का। इस साल में हमने और यूनिट्स परचेज करी। ठीक है, अगर हम परचेज करेंगे तो हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ता है, तो परचेजेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब ईयर स्टार्ट हुआ तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था, हमने पूरे साल में और यूनिट्स परचेज करी, मान लो 30,000 यूनिट्स परचेज करी। ठीक है, ये बन गया 35,000 यूनिट्स टोटल। पूरे साल में हमारे पास इतनी यूनिट्स पड़ी थी। अब इनमें से ऑब्वियसली बात है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम यूनिट्स परचेज भी करते हैं और बेचते भी हैं, तो कुछ यूनिट्स बेची भी होंगी। मान लो हमने बेच दी 30,000 यूनिट्स या 32,000 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम स्टॉक बेचते हैं तो स्टॉक के बेचने से स्टॉक कम होता है, इसीलिए इसको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस सेल्स। और जब ईयर एंड आएगा तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 3,000 यूनिट्स का। ठीक है, जब ईयर स्टार्ट हुआ मेरे पास कुछ माल पड़ा हुआ था, ड्यूरिंग द ईयर मैंने और माल खरीदा तो मैंने उसमें उसको ऐड कर दिया। पूरे साल में मेरे पास इतना माल था। ठीक है, फिर मैंने इसमें से काफी माल बेचा भी होगा, मान लो 35 में से 32,000 का माल बेच दिया, तो जब ईयर एंड आया तो मेरे पास इतना माल बचा हुआ था। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। यहां से हमने एक इक्वेशन बना ली, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब सेल यहाँ पे माइनस का है, सेल को हम ले जाते हैं उस साइड, तो हमारा इक्वेशन बनी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। ठीक है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब कोई भी लेजर अकाउंट होता है, कोई भी एक टी शेप अकाउंट है, मान लो ये परचेज अकाउंट है या सेल्स अकाउंट है, दो साइड है, एक साइड डेबिट है एक साइड क्रेडिट है। अकाउंट्स में दो साइड जो होती हैं वो हम इक्वल टू की दो साइड्स मानते हैं, कि इक्वल टू के उस साइड इक्वल टू के उस साइड।
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल इक्वेशन बनती है वैसे ही ये लेजर अकाउंट्स होते हैं। कोई भी चीज अगर इस साइड से उस साइड चली जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। और कोई भी चीज यहाँ से आ जाएगी तो उसका भी साइन चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे सेल्स था, ठीक है, ये सेल माइनस का था, इसको मैं इधर ले गया तो वो प्लस का हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। ये सेम चीज हम डालेंगे अब ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पर आ जाएगा टू परचेजेस, इस साइड आ जाएगा बाई सेल्स और बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक और परचेज एक साइड, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स एक साइड। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई थी, ये इक्वेशन एग्जैक्टली मैच हो रही है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक साइड, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स एक साइड, वैसे ही हमने डाला है यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक प्लस और परचेज एक साइड, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक एक साइड। अब हो सकता है क्वेश्चन के अंदर परचेज रिटर्न गिवन हो, उसको माइनस कर देंगे, माइनस परचेज रिटर्न। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, अगेन उसको भी माइनस कर देंगे, माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये माइनस क्यों किया? अब देखो, हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि परचेज और सेल्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सेम परचेज और परचेज रिटर्न भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो टेक्निकली परचेज रिटर्न इस साइड की आइटम थी, क्योंकि परचेज अगर यहाँ पर है और उसका ऑपोजिट परचेज रिटर्न है तो वो इस साइड आना चाहिए था। तो परचेज रिटर्न इस साइड आना चाहिए था। अब यहाँ से हम इसको यहाँ ले गए हैं, इसीलिए साइन चेंज हो गया। परचेज रिटर्न यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, इस साइड क्यों लेके गए हैं? क्योंकि हमको क्वेश्चन में चाहिए होता है नेट परचेजेस। नेट परचेज कैसे निकलते हैं? नेट परचेज निकलते हैं टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। सेम हमको चाहिए होता है नेट सेल्स, कैसे निकलती है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो वो हमने यहाँ पे कर दिया, माइनस और माइनस। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। ठीक है, एक्सपेंसेस की दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वैसे तो डेफिनेशंस काफी डीप हैं, लेकिन अगर इसको इजीएस्ट वे में समझना है तो हम बिजनेस के प्रोसेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो एक बात तो क्लियर है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम गुड्स को मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको प्रोसेस करके बेच रहे हैं आगे। तो हमारे पास एक फैक्ट्री भी होनी चाहिए जहाँ पे यूनिट्स प्रोसेस हो रही हैं, और एक ऑफिस भी होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलता है। ठीक है, तो दो हमारे पास हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। तो फैक्ट्री है और ऑफिस है। कोई भी खर्चा फैक्ट्री से गुड्स बनने तक, फिनिश गुड्स, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर जो सामान या माल प्रोसेस हो रहा है और वो फिनिश गुड्स बन रहा है, वहां तक के सारे खर्चे डायरेक्ट होंगे और उसके आगे के सारे खर्चे इनडायरेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सप्लायर है हमारा जो हमको माल सप्लाई करता है। ठीक है, इसने माल यहाँ से यहाँ को सप्लाई किया, सामान आया ट्रक में। ठीक है, मान लो कि ये खर्चा हमने पे किया, तो ट्रक का खर्चा क्या होगा? कैरिएज। कौन सा कैरिएज होगा? ये इनवर्ड्स होगा, क्योंकि माल आ रहा है। ठीक है, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। माल फैक्ट्री के अंदर आया, ठीक है, फिर यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर लेबर काम करती है, लेबर को हम वेजेस पे करते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए डायरेक्ट खर्चा है। फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री की लाइटिंग होती है, फैक्ट्री लाइटिंग हो गई। ठीक है, मान लो ये जो माल है वो ट्रक से नहीं बाई शिप भेजा था, क्योंकि बीच में समुद्र पड़ रहा था, तो उस केस में कैरियज इनवर्ट्स की जगह हो जाएगा फ्रेट इनवर्ट्स। ठीक है,
कैरियज बेसिकली मीन्स ट्रक का खर्चा और फ्रेट बेसिकली मीन्स शिप का खर्चा। ठीक है, उसके अलावा फैक्ट्री में पावर, फ्यूल एंड पावर यूज होता है। मशीनरीज है, मशीनरीज में फ्यूल यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो रेंट पे है तो फैक्ट्री रेंट। ठीक है, तो ये कुछ खर्चे हैं जो कि हम जिनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक लिस्ट है, हमको वो लिस्ट याद रखनी है। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस आएगा उसको हमने इनडायरेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खर्चे आते हैं ऑफिस के, तो ऑफिस में काम करते हैं एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को हम पे करते हैं सैलरीज। ठीक है, तो सैलरीज आ गया। ऑफिस अगर किराए पे है तो रेंट आ गया। ठीक है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके अलावा और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। एडवर्टीजमेंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, तो ध्यान रखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिमिटेड है, 5 6 7 8 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद रखने हैं। एक तो डेफिनेशन भी याद रखनी है कि फैक्ट्री के अंदर जो गुड्स बन रहे हैं, फिनिश गुड्स बनने तक का जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट होगा, उसके आगे के सारे खर्चे इनडायरेक्ट होंगे। ठीक है, और कुछ नाम है, काफी फेमस नाम है, जैसे कि कैरियज इनवर्ट्स, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फ्रेट इनवर्ट्स, फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री रेंट। ये भी नाम याद रखने हैं क्योंकि ये नाम ही बहुत कॉमनली रिपीट होते हैं। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, कैरियज इनवर्ट्स डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरियज आउटवर्ड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, ठीक है, कैरियज आउटवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम याद रखने हैं, उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस आएगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट की। इनकम स्टेटमेंट के नाम पे हमारे पास दो हैं, फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और एक और चीज, चाहे हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, चाहे हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, डेबिट साइड सारे के सारे एक्सपेंसेस जाते हैं, क्रेडिट साइड सारे के सारे रेवेन्यू जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड डायरेक्ट रेवेन्यू। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो डेबिट साइड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड इनडायरेक्ट रेवेन्यूज। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेजेस। ठीक है, हमने बोला कि एक्सपेंसेस सारे के सारे डेबिट साइड जाते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी एक्सपेंस और रेवेन्यूज होते हैं उनकी हम दो एंट्रीज पास करते हैं, पहली होती है ओपनिंग एंट्री, दूसरी होती है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री ईयर एंड पे पास करते हैं, और ओपनिंग एंट्री तब पास करते हैं जब वो एक्सपेंस हम इनकर कर रहे होते हैं। जैसे कि वेजेस पे करते हैं तो उसकी नॉर्मल एंट्री क्या पास करते हैं, वेजेस पे करने की, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री पास करते हैं। ठीक है, अब जो भी एंट्री हम पास कर रहे हैं अगर उसके अंदर एसेट, लाइबिलिटी या कैपिटल शो हो रहा है उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन हम पकड़ते हैं एक्सपेंस और रेवेन्यू को। अब इस एंट्री में हमको एक्सपेंस दिख रहा है वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो क्लोज होगा ट्रेडिंग अकाउंट से, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो क्लोज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब इसकी क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। जब भी किसी एंट्री, किसी चीज की क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं तो नॉर्मल से रिवर्स करते हैं उसको। जैसे कि ओपनिंग एंट्री में वेजेस डेबिट था, क्लोजिंग में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तभी वो नलीफाई होगा, तभी वो इक्वल आउट होगा। तो वेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस।
ठीक है, ये होगी इसकी क्लोजिंग एंट्री। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश ओपनिंग एंट्री। इन दो अकाउंट में वेजेस और कैश दोनों में से एक्सपेंस कौन सा है? वेजेस हमारा एक्सपेंस है, तो वेजेस को हम क्लोज कर देंगे। ओपनिंग एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, सॉरी ओपनिंग एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्लोजिंग में वेजेस को रिवर्स कर देंगे और डेबिट कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। सेम हम परचेज के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, परचेज को हमने डेबिट साइड लिखा है, क्यों लिखा है अभी देख लेते हैं। परचेज की ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ओपनिंग एंट्री होगी परचेज की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश हो गया, बैंक हो गया या क्रेडिटर हो गया, एक ही बात है। क्लोजिंग एंट्री क्या होगी इसकी? अब यहाँ पे दो अकाउंट है, परचेज और कैश। कैश बाय नेचर एसेट होता है, तो परचेज हमारा एक्सपेंस हो गया, तो परचेज को हम क्लोज करेंगे, तो एंट्री बनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंस आएंगे सबके एंट्रीज हम ऐसे ही पास करेंगे, ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, तो इस एंट्रीज के हिसाब से अगर मैं बनाऊं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्री ये थी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, तो इसके हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, सेकंड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो यहां जाना चाहिए टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही हमने पास किया है, लेजर अकाउंट में चेक कर लो। ठीक है, ये रहा परचेज, ये रहा एक्सपेंसेस, अभी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और जितने भी डायरेक्ट रेवेन्यूज होंगे, डायरेक्ट रेवेन्यू सिर्फ एक होता है सेल्स, जो कि हमने ऑलरेडी डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी अब नीचे जितने लिखे हुए सबका नाम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है। मान लो टू वेजेस आ गया, टू कैरियज इनवर्ड्स। ठीक है, तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, कैरियज इनवर्ड्स, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फ्रेट इनवर्ड्स, फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री रेंट, जितने भी क्वेश्चन में हमें गिवन होंगे सबके सब यहाँ पर आ जाएंगे, जितने भी गिवन होंगे। ठीक है, फिर एट द एंड जब हमने सब चीज डाल ली होगी तो उसका हम निकाल लेंगे बैलेंस। ठीक है, बैलेंस जैसे नॉर्मल लेजर अकाउंट को निकालते थे वैसे निकालेंगे। इस साइड का सम करेंगे, इस साइड का सम करेंगे, और जौन सी साइड छोटी होगी उस साइड हम बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, तो बैलेंस या तो डेबिट साइड आएगा तो उसको हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आता है तो उसको बोलेंगे बाई ग्रॉस लॉस। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा था कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो होता है वो हमारी इनकम होती है या प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर रेवेन्यूज ज्यादा हैं, एक्सपेंसेस कम है, तो इनकम होगी। लेकिन अगर रेवेन्यूज कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो हमको लॉस होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे एक बार अप्लाई करके देखते हैं। ये रेवेन्यू साइड है, ये एक्सपेंस साइड है। अगर ये साइड बड़ी होगी, ये साइड छोटी होगी, बैलेंस इस साइड आना चाहिए, तो क्या होगा हमको? प्रॉफिट, क्योंकि रेवेन्यूज ज्यादा हैं, एक्सपेंसेस कम है। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम उल्टा करें, वैसे वर्सा करें इसको हम, एक्सपेंस साइड बड़ी है, रेवेन्यू साइड छोटी है, तो इस साइड बैलेंस आना चाहिए। और कौन सा बैलेंस होगा? वो लॉस का बैलेंस होगा, क्योंकि हमको लॉस हो रहा है, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, रेवेन्यूज कम है। ठीक है, सब कुछ हो जाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, अगेन कोई एक आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। फिर दोनों साइड का टोटल कर देंगे, और ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसमें कोई अगर डाउट हो तो क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली साइज में थोड़ा बड़ा बनता है, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, क्योंकि 5 6 7 की लिस्ट है, वो याद कर लो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब हमने जब बनाया ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने देखा कि डेबिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, या तो क्रेडिट साइड ग्रॉस लॉस आ रहा है। हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अगर एक अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं तो दूसरे अकाउंट को ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाई ग्रॉस प्रॉफिट। हम अकाउंटिंग क्रॉस में करते हैं हमेशा। इससे पहले बना था ट्रेडिंग अकाउंट, इसका बैलेंस डेबिट साइड टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे
क्रेडिट, या फिर बाई ग्रॉस लॉस, वहां पे क्रेडिट, तो यहाँ पे कर देंगे हम डेबिट टू ग्रॉस लॉस। अब अगेन जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, इसमें भी या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा बैलेंस आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, हम उसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। फिर अगेन सेम रूल, सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे, सारे के सारे रेवेन्यूज यहाँ पे, और कौन से नेचर के, इनडायरेक्ट नेचर के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे जो अभी हमने ऊपर बात करी थी, टू सैलरी अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या होते हैं, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू कैरियज आउटवर्ड्स, टू फ्रेट आउटवर्ड्स। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं एक्सपेंसेस के। रेवेन्यूज के एग्जांपल क्या होंगे, अगर रेंट पे किया है तो एक्सपेंस है, लेकिन अगर मान लो रेंट रिसीव किया है, ठीक है, हमारे बिजनेस के पास 4 बिल्डिंग्स हैं, 4 में से हमने 2 ऑक्यूपाई कर रखी हैं, 2 को हमने रेंट पे दे रखा है, तो वहां से हमको रेंट रिसीव होगा। रेंट रिसीव होगा तो रेंट हमारे लिए इनकम बनेगी, लेकिन रेंट रिसीव हमारे लिए इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि इस रेवेन्यू के बिना भी बिजनेस चल ही रहा था। हमारा जो मेन मोटिव है बिजनेस का, वो होता है गुड्स को बेचना। गुड्स बेचना हमारे बिजनेस का मेन मोटिव है, इसीलिए वो डायरेक्ट रेवेन्यू है। इसीलिए सेल्स डायरेक्ट रेवेन्यूज में आती है, सिर्फ सेल्स आती है और कोई नहीं आता। उसके अलावा बिजनेस की जो इनकम्स हैं, अदर इनकम्स हैं, साइड इनकम्स हैं, वो इनडायरेक्ट रेवेन्यूज में आएगी। तो रेंट रिसीव हो गया, बाय इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ठीक है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो रेवेन्यू है, ठीक है, बाय कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, तो अगेन डेबिट साइड सारे के सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड सारे के सारे रेवेन्यूज। अब जैसे ही हमारा जितने भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, एक बार वो सारी भर जाए, उसके बाद इसका ही बैलेंस निकालेंगे। इसका बैलेंस भी सेम है। डेबिट साइड बैलेंस आएगा तो टू नेट प्रॉफिट, ग्रॉस की जगह नेट लिखेंगे अब, नेट प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट साइड आएगा तो बाई नेट लॉस। ठीक है, फिर इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ रहा है बैलेंस शीट। एज एट 31 मार्च 20, जो भी हमको ईयर गिवन है। ठीक है, पहली बात, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। ऑल्दो अकाउंट की शेप में बन रहा है, बट अगेन मैंडेटरी नहीं होता अकाउंट की शेप में बनाना। कंपनीज के लिए मैंडेटरी है स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना। जैसे हमने सीखा था बीआरएस में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो थी, वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में था। तो उस शेप में बनाना कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या जो पार्टनरशिप्स हैं, उनके लिए छूट होती है, तो वो जैसे मर्जी बनाए। ठीक है, इसकी 2 साइड होंगी बैलेंस शीट की। लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं लाइबिलिटी साइड, और राइट साइड को हम बोलते हैं एसेट साइड। ठीक है, मतलब राइट साइड में सारे के सारे एसेट्स आएंगे और लेफ्ट साइड में सारी की सारी लाइबिलिटीज आएंगी, इंक्लूडिंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वेशन पढ़ी थी, ऑल एसेट्स मस्ट बी इक्वल्स टू ऑल द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, तो वो वहां वाले इक्वेशन हम यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो और कैपिटल is a kind of a liability. It's basically an internal liability.
इंटरनल लायबिलिटी कैसे, हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसके हिसाब से बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो ओनर अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो हम एक तरह से ये मानते थे कि बिजनेस ने ओनर ने बिजनेस को एक तरह से लोन दिया हुआ है, कैपिटल के नाम पे लोन दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो ओनर है वो बिजनेस के अंदर का ही पर्सन है, इसीलिए बोलते हैं उसको इंटरनल लायबिलिटी। और जो नॉर्मल लायबिलिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज, थर्ड पर्सन लायबिलिटीज बेसिकली। ठीक है, तो ओके, स्पीकर बंद है, चलो ठीक है। ठीक है, तो कैपिटल भी यहाँ पर आएगा। अब एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल, इनको हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से शो करते हैं। कैसे? एसेट्स की बात करें तो पहले हम शो करेंगे फिक्स एसेट्स, उसके बाद हम शो करेंगे करंट एसेट्स। ठीक है, इनके अंदर भी एक सीक्वेंस होता है सीक्वेंस होता है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन 11th क्लास में इतना कोई ध्यान नहीं देगा। बस इतना ध्यान रखना कि फिक्स एसेट्स को सबको साथ में रखना है और करंट एसेट को सबको साथ में रखना है, एटलीस्ट इनको मिक्सअप मत करना। और लाइबिलिटीज में अगेन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पहले ऊपर, या उससे पहले कैपिटल आ रहा है, सबसे पहले कैपिटल आएगा। कैपिटल आएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला था, या माइनस हो जाएगा नेट लॉस। देखो, कैपिटल ओनर की है, बिजनेस ओनर का है, तो प्रॉफिट भी ओनर के होनी चाहिए। तो प्रॉफिट अगर ओनर के हैं तो उस प्रॉफिट की वजह से ओनर की कैपिटल बढ़ जाती है, इसीलिए इसमें ऐड कर दिया। और अगर लॉस होगा तो उससे ओनर की कैपिटल घट जाएगी। ठीक है, कोई ड्राइंग्स कर रही है उसमें तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग सॉरी नॉट लोन। ठीक, काफी बड़ा बना है, इतना सारा क्वेश्चन में एक साथ कभी नहीं आता। फिर आएंगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर आएंगी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, फिक्स एसेट्स में क्या एग्जांपल हो सकते हैं? प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और उसके अलावा फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस प्रीमाइसेस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए फिक्स एसेट्स के। करंट एसेट्स के क्या एग्जांपल होंगे? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, इसके अलावा डेटर्स, कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है। कैश इन हैंड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास करंट एसेट्स के। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आ सकता है? बैंक लोन आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे हेडिंग्स हम शो नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, ये हेडिंग्स शो नहीं करते हैं। ये तुम लोगों को बस एग्जांपल देने के लिए शो कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, इसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज में बिल्स पेबल आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स आ गए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं करंट लायबिलिटीज के। अब अगेन एट द एंड बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। इक्वल क्या आनी, क्यों आनी चाहिए? क्योंकि इक्वेशन कहती है हमारी एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, इक्वल आ रही है मतलब तुमने काफी हद तक क्वेश्चन सही किया है, इक्वल नहीं आ रही है मतलब गड़बड़ है कहीं पे। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट्स हमें बनाने हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका फॉर्मेट तुम्हारे सामने है। ठीक है, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन जिसका फॉर्मेट तुम्हारे सामने है। ठीक है, ये रहा। एंड लास्ट इज बैलेंस शीट, जिसका फॉर्मेट ये रहा। ठीक है, बैलेंस शीट को बनाने के 2 तरीके होते हैं,
लिक्विडिटी की बेस पे या परमानेंस की बेस पे, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन वो हम प्रॉपर क्लास में देखेंगे, विद नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग, ये चैप्टर का इनिशियल जो इंट्रोडक्शन होता है वो है। ये बेसिकली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो क्लास में किसी रीजन से नहीं आ पाए। ठीक है, तो ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।